कोई भी डेटा को फाइंड आउट करना है या उनकी टोटल एक साथ निकालनी है किसी भी डेटा की। अब चाहे आप वो किसी भी एम्प्लॉय के नाम से आइडेंटिफाई करें, चाहे मंथ के नाम से करें, चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से करें, आपके पास एक ऑप्शन दिया गया होता है डेटा मेनू में सब टोटल का। सब टोटल जैसा नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो टोटल करेगा, सबकी टोटल करेगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो टेबल बना रखा है मंथ वाइज, देखो आपको यहाँ पे अलग अलग मंथ के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं, उनकी सेल दी गई। अब सेल्स की वैल्यू किस प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी है या मंथ के हिसाब से वो कितनी है या किसी एम्प्लॉय ने कितना एक मंथ में कितना प्रोडक्ट का सेल किया है, वो सारी डिटेल अगर हमें एक साथ पता चल जाए तो काफ़ी बेस्ट रहता है। तो एक साथ टोटल करने के लिए हम सब टोटल को यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास जो टेबल बनी हुई है, देखिए हम इसमें मंथ, प्रोडक्ट और सेल को यूज़ कर रहे हैं और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी 6 महीने का रिकॉर्ड दिया गया है। हमें एक बार 6 महीने का टोटल करना है। आप चाहें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा साल भर का रिकॉर्ड एक साथ टोटल कर सकते हैं। तो हमने ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल में गए। यहाँ पे देखिए सेल्स, प्रोडक्ट और मंथ तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास मंथ अलग से आ गए हैं। ये मंथ अलग अलग आपको दिखाए जा रहे हैं। सारे मंथ अलग अलग कर दिए गए हैं और उनकी टोटल एक एक मंथ की एक एक एम्प्लॉय की डिटेल साथ में है कि भाई अजय ने कितना किया है, जनवरी में उसने किया है सीडी प्रोडक्ट के लिए 400 की सेल की है, फिर बबली ने इतना किया है, भानु ने इतना किया है, ये सारी टोटल। तो टोटल जनवरी का कितना हो गया है 950। उसके बाद जैसे जनवरी का हो गया, फिर फरवरी का कितना हुआ, किसने कितना किया, उसकी सेल कितनी रही। तो हर एक मंथ की सिंगल आपको हर एक व्यक्ति के नाम से भी बताई जा रही है, मंथ वाइज भी बताई जा रही है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको दिखाया जा रहा है कि ये सेल हुई है और उसकी टोटल लास्ट में कर दी गई है कि इस मंथ की टोटल ये रही है। अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट भी देखना चाहें तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं और अगर आप टोटल एक साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो ये तो हुआ जनवरी का, फिर हो गया फरवरी का। फरवरी में किस किस ने कितना कितना किया है वो दिख रहा है फरवरी में, फिर मार्च में। इस तरह से आपको हर एक की टोटल सिंगल भी बताई जा रही है और उसकी ग्रांड टोटल उसी के साथ पे नीचे दी गई है। ये अप्रैल का ग्रांड टोटल हो गया, अलग अलग सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव का कितना हुआ, किसने कितना क्या किया है। ये मई का हो गया टोटल, ये जून का टोटल और ये लास्ट में जुलाई का टोटल। सभी टोटल एक साथ हो जाने के बाद आपके पास ग्रांड टोटल आ जाती है, जो जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा रिकॉर्ड एक साथ टोटल के रूप में आ गया है कि 6 महीने का टोटल जो है वो सेलिंग का ये रहा है। अगर आप अलग अलग मंथ के हिसाब से देखेंगे तो भी देख पाएंगे और अगर आप चाहें तो इसको एक साथ ग्रांड टोटल के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये होता है एक्सेल में सब टोटल, जो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। एक्सेल में सम प्रोडक्ट फार्मूला को यूज़ करना। देखिए सम प्रोडक्ट फार्मूला कोई अलग अलग फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब एक से अधिक सेल रेंज दी गई होती है और उन सारे नंबर के प्रोडक्ट का सम हमें एक साथ निकालना है, तो सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल तैयार किया हुआ है। इसमें पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे रखी है और उन क्वांटिटी की प्राइस दे रखी है। जैसे 12 क्वांटिटी में माउस है, एक की प्राइस 600 रुपये है, तो 12 की कितनी है। तो सिंपल तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइस निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसको मैन्युअली अलग अलग निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, ये इसका टोटल निकल गया। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट का टोटल जब निकाला गया है तो उसके बाद अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो बाकी रेंज का भी आपका टोटल निकाल लिया जाता है। इसी तरीके से अगर हमें इनको सभी को एक साथ सम करना है तो इसको हम सम भी कर सकते हैं। तो इनका टोटल निकालना है, टोटल सबका सभी प्रोडक्ट का टोटल कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू लगा के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये पूरी रेंज टोटल की जो है वो ले लेंगे।
क्लोज करा, एंटर करा, तो टोटल है। लेकिन इसके लिए हमें दो मेथड को यूज करने पड़े। पहले तो हमने उनका मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी और प्राइस का, फिर सबका एक साथ हमने उसका टोटल निकाला, फिर लास्ट में सभी प्रोडक्ट का एक साथ टोटल कितना हुआ वो निकाला। तो दो फॉर्मूले हमें अलग अलग यूज करने पड़े। हम ये चाहते हैं कि ये सारा एक साथ ही निकाल दिया जाए, तो उसके लिए हम सम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उसमें काउंट भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। देखिए हम इसमें यूज करते हैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे है, हम इसको ले लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जो पूछा जा रहा है अरे 1, यानी आपको पहले मल्टीप्लाई करना है तो क्वांटिटी वाली रेंज लेनी है, हमने क्वांटिटी वाली रेंज ले ली। फिर कॉमा लगाया अरे 2, यानी प्राइस वाली हमें रेंज लेनी है, हमने प्राइस वाली रेंज ले ली। फिर इसको क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए इसका टोटल एक साथ यहाँ पे बता दिया गया। जो हमने दो स्टेप में यहाँ पे ये टोटल निकाला, वही हमें एक ही स्टेप में एक ही फॉर्मूले से इसका टोटल मिल गया है, जो सेम टोटल आपको दिखाया जा रहा है। ये वाला ऑप्शन थोड़ा लंबे मेथड में है और ये सिर्फ एक सम का प्रोडक्ट यानी सम प्रोडक्ट वाला हम फॉर्मूला लगा के हम क्वांटिटी, प्राइस और इसकी टोटल, ग्रांड टोटल एक साथ निकाल सकते हैं। एक्सेल में अरे फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है, आज के वीडियो में हम आपको अरे को यूज करना बताएंगे। अरे रेंज पूरी रेंज पर काम करता है, यानी मल्टीपल रेंज पर काम करता है और यह सिंगल रेंज पे भी काम कर सकता है। अरे से हम एक ही समय में एक साथ कई सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अरे से किसी भी फॉर्मूले को एडवांस बनाया जा सकता है। एक्सेल में अरे नाम का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यदि हमें उस फॉर्मूले को किसी और फॉर्मूले के साथ जोड़ दिया जाए या हम उस फॉर्मूले के साथ उसको यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला पावरफुल बन जाता है। तो ये कैसे करते हैं, अरे फंक्शंस को हम किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ यूज करते हुए उसको कैसे पावरफुल बना सकते हैं, तो ये आज के हम वीडियो में जानेंगे एक एग्जांपल की तरह। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नाम दे रखे हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद प्राइस दे रखी है। अगर हमें टोटल प्राइस चेक करना है कि अगर 12 माउस है तो एक की प्राइस अगर 600 है तो 12 माउस की प्राइस कितनी होगी, तो हमें सिंपल से कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू करते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, प्राइस लेते हैं, एंटर करते हैं, तो टोटल आ जाती है और हम इसको ड्रैग करते हैं तो बाकी सबकी टोटल निकल जाती है। और इसकी ग्रांड टोटल भी निकालनी हो हम तो ऑटो सम से यहाँ से इसकी टोटल निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। हम अगर इसी फॉर्मूले के साथ हम ये चाहते हैं कि अरे फंक्शन को भी इसके साथ यूज करें, तो देखिए काम कितना जल्दी और आसान तरीके से होता है। हम ये पूरी रेंज वापस डिलीट कर देते हैं। पहले हम आपको अरे फंक्शन को सिंगल रेंज पे यूज करना बताते हैं, फिर उसी को हम मल्टीपल रेंज पे काम कैसे करता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंगल रेंज पे बताते हैं। हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे नंबर 1 की जगह पे आपको लेना है वो क्वांटिटी वाली रेंज। हमने पूरी क्वांटिटी वाली रेंज ले ली, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। उसके बाद नंबर 2 में आपको लेना है प्राइस, हमने प्राइस का कॉलम ले लिया। इसको क्लोज करने के बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको कीबोर्ड से अरे साइन को यूज करने के लिए एक शॉर्ट कमांड दी गई है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन डायरेक्टली आ जाती है। एक सिंगल रेंज में हमने दोनों रेंज को कैसे कैलकुलेट कर लिया है। और ऊपर अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो सम फॉर्मूला के आगे और पीछे आपको कर्ली ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने सम फॉर्मूले के साथ अरे को यूज करते हुए हमने फास्ट कैलकुलेशन कर ली है। ये कर्ली ब्रैकेट्स अगर आप कीबोर्ड से लगाते हैं, मैन्युअली लगाते हैं, तो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये केवल शॉर्ट कमांड कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ही किसी फॉर्मूले के साथ ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड होते हैं। देखिए ये तो हुआ सिंगल रेंज में कैसे हमने अरे को यूज किया। हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल रेंज में कैसे यूज करें।
तो देखिए यहाँ पे हम इनकी टोटल सबकी एक साथ निकालना चाहते हैं, तो आप एक साथ पूरी रेंज को सेलेक्ट करें, फिर फॉर्मूला बार में अपना कर्सर रख के इक्वल्स टू करके हम यहाँ पे पूरी रेंज क्वांटिटी की ले लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, प्राइस की कॉलम ले लेंगे और यहाँ पे हमें लगाना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीबोर्ड से। देखिए पूरी रेंज में कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं किसी भी फॉर्मूले के साथ जब हम अरे फंक्शन को यूज करते हैं तो वो उस एक फॉर्मूले की रेंज को, एक उस फॉर्मूले की पावर को काफी बढ़ा देता है। तो काफी यूजफुल आपका ये फॉर्मूला है अरे। एक्सेल में एवरेज फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? एवरेज यानी औसत निकालना। जब भी हम मैक्स में एवरेज निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाकर औसत निकाला जाता है। उसी तरह एक्सेल में भी एवरेज फॉर्मूला लगाकर ही औसत निकाला जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है? जैसे अगर हम जनरली मैथमेटिक्स में अब यूज़ करते हैं तो हमारे पास अगर कुछ नंबर हैं तो हम एक फार्मूला लगाते हैं सम ऑफ टोटल नंबर, यानी जितने आपके पास नंबर हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद उस काउंट नंबर यानी टोटल कितने हैं नंबर उसको ले लेते हैं डिवाइडेड काउंट ऑफ नंबर। जैसे हमारे पास 7, 8, 2, 3, 9 और 5 है, तो हम सबसे पहले इनको काउंट करेंगे यानी प्लस करेंगे और फिर उसको भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे 6 से, यानी काउंट नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइडेड 6 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाता है यानी औसत निकल जाता है। लेकिन यही चीज़ हमें अगर एक्सेल में यूज़ करना है तो एक्सेल में एक एवरेज का फार्मूला दे रखा है। खाली आप एवरेज का फार्मूला यूज़ करें तो आपको ये मेथड अलग से इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, हम उन नंबर को काउंट करते हैं, जैसे 7, 8, 6, 3, 2, 9, 4, इस तरह के कोई नंबर्स हैं। अब इन नंबर का अगर हमें औसत निकालना हो तो उसके लिए हमें इक्वल टू करना है, एवरेज देना है और ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे आपको नंबर लेने हैं। देखो एवरेज का जो फॉर्मूला है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर पर अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास एक्सेल में एक एवरेज का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ़ सीरीज़ हमें लेनी है, तो यहाँ से हमने जो रेंज बना रखी है जैसे 7, 8, 6, 3, इनको अलग से आपको सबका फार्मूला या प्लस करके इसको यूज़ नहीं करना है, सारा एक साथ आपको इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जो एड्रेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है यानी C3 से लेकर C9 तक सारा एड्रेस आपके पास दिया गया है, यानी ये सारे जो हैं वो एवरेज आपको निकाल के बताएगा। इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है, देन एंटर करना है। तो इन सारे नंबर का आपको यहाँ पे एवरेज निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हमें मैथमेटिक्स में जब यूज़ करते हैं इस मेथड को यूज़ किया जाता है। अगर हम इस मेथड को यूज़ ना करके अगर हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो आप इस तरह से एवरेज को निकाल सकते हैं। एक्सेल में एवरेज इफ फॉर्मूले को यूज़ करना। देखिए हमारे पास जो डेटा तैयार किया हुआ है वो एक सेल्स का है। अगर हमें टोटल सेल्स का एवरेज पता करना है तो हम एवरेज फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हिसाब से हम ये देखना चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय ने टोटल सेल एवरेज कितना किया है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज इफ को। तो जब भी नॉर्मली हमें टोटल सेल निकालनी है तो एवरेज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और एवरेज फार्मूले का भी आप वीडियो पहले जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं किसी एक पर, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं। जनवरी में इसमें CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क की सेलिंग की है, कितनी सेलिंग की है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। अगर हमें ये चाहते हैं कि हर महीने उसने, जैसे अजय है या बबली है, तो अजय ने कितना किया है टोटल सेल इन 4 महीनों में, तो वो हम पता कर सकते हैं एवरेज इफ के फार्मूले से। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एवरेज इफ फार्मूला लिखना है, इक्वल्स टू करना है और एवरेज इफ फार्मूला। देखिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं इसको, डबल बार क्लिक किया। सबसे पहले रेंज पूछी जा रही है, आप किस रेंज के आधार पर
एवरेज निकालना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से, यानी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना वर्क किया है उसके हिसाब से हमें उसका एवरेज परफॉर्मेंस दिख जाए। तो यहाँ से हमें ये जो एम्प्लॉय के नाम है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लें। हमने ये सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, जैसे आप अगर चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में पता करना है, तो जैसे हम अजय के बारे में पता करना है तो क्राइटेरिया हमारे लिए ये बनेगा। उसके बाद फिर कॉमा लगाए, एवरेज रेंज पूछा जा रहा है, यानी जो सेल्स की रेंज है हमें उसका सेल्स का ही एवरेज पता करना है। तो आप उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लें। लास्ट तक जब सेलेक्ट कर लेते हैं तब इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये आ गया है आपका अजय का टोटल एवरेज की उसने टोटल सेल्स कितनी की है। आप इसका चाहें तो इसके साथ इसका नाम लिख दें ताकि आपको ये पता चलेगा कि ये अजय का रिकॉर्ड निकाला गया है सेल्स का। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं इसको प्रोडक्ट वाइज चेक करना तो प्रोडक्ट वाइज भी चेक, यानी किसी प्रोडक्ट की टोटल सेलिंग कितनी हुई है उसका एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सीडी का निकालना चाहते थे, हमने यहाँ पे सीडी लिख लिया इक्वल टू एवरेज इफ, और इस हमने प्रोडक्ट वाले सेल को यानी इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगा के क्राइटेरिया क्या बनाना है, आपको किस प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लें। जैसे हम सीडी के बारे में जानना चाहते हैं तो सीडी को सेलेक्ट कर लें। कॉमा लगा के एवरेज रेंज यानी सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स वाली रेंज को। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। टोटल आ गया है इसका एवरेज आपके पास खाली सीडी का, जो आपका जनवरी से लेकर अप्रैल तक का एवरेज दिखा दिया। अब देखिए अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं एवरेज फार्मूले को यूज करके। अलग अलग का हमें निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालेंगे तो एक एक का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखिए, हम एवरेज यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे नंबर, जैसे अगर हम पहले अजय का देखना चाहते हैं तो अजय की सेल्स का एक एक सेल हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे लेना होगा। देखिए अजय का हमने यहाँ से लिया, फिर कॉमा लगाया, यहाँ से लिया, फिर कॉमा लगाया, यहाँ से। ये इसकी सारी सेलिंग का हमने एवरेज निकालने की कोशिश की है। तो देखो अलग अलग हमें रेंज में से उस पूरी डेटाबेस में से हमें सेलेक्ट करना पड़ा। अब बहुत बड़ा डेटाबेस होगा तो ये हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है कि हम इतने सारे डेटाबेस में से उन सारे सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तब हम एवरेज इफ को यूज करते हैं। देखिए अभी तो ये बराबर आपको एवरेज दिख रहा है क्योंकि हमने अलग अलग रेंज, या तो फिर हमने डायरेक्टली एवरेज इफ में क्या किया था, अगर हम पूरा एक साथ रेंज ले लेते तो उसमें से अजय का पूरा रिकॉर्ड एक साथ एवरेज करके निकाल दिया जाता, नहीं तो हमें एवरेज में अलग अलग रेंज को लेना होता है। तो ये डिफरेंस है एवरेज इफ और एवरेज के फॉर्मूले में। तो आपके बड़े डेटाबेस में आप अगर एवरेज निकालना चाहते हैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए तो आप एवरेज इफ को यूज करके आप पूरे डेटा रेंज में से आप निकाल सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट वाइज निकालें चाहे किसी भी एम्प्लॉय वाइज आप निकाल सकते हैं उसकी सेल्स रिकॉर्ड। ये एक्सेल में डी एवरेज फार्मूला को यूज करना। देखिए डी एवरेज फार्मूला जो है वो हमारे द्वारा दी गई कंडीशन के आधार पर अपने डेटाबेस में से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के नंबर की एवरेज निकालता है। जैसे हमें यहाँ पे इस टेबल में टोटल की एवरेज निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे हमने एक डेटाबेस तैयार किया है, इसमें प्रोडक्ट अलग अलग दे रखे हैं, उसमें पर बॉक्सेस प्राइस दे रखी, क्वांटिटी और टोटल। हमें टोटल का एवरेज निकालना है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे हमने दे रखा है प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर। अब रजिस्टर में यहाँ पे प्राइस पर बॉक्सेस हमने लिया है ग्रेटर देन 500, यानी हमें इस पूरे डेटाबेस में से ये पता करना है कि 500 से ऊपर जिन बॉक्सेस की प्राइसेस हैं उनका टोटल अमाउंट का एवरेज निकाला जाए। तो वो एवरेज निकाला जाता है डी एवरेज से। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो हेडिंग दी गई है, आपको इस सेम हेडिंग को यहाँ पे किसी अलग सेल में आपको क्राइटेरिया के रूप में बनाना है। तो हमें अब सबसे पहले फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू लगाया, डी एवरेज फॉर्मूला लेना है और सबसे पहले पूछा जाता है आपसे डेटाबेस। तो आपके पास जो टेबल बनी हुई है उस बनी हुई टेबल को आप सेलेक्ट करें, यानी आपका जो डेटाबेस तैयार है उसको। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आपको पूछा जा रहा है वो है फील्ड का। फील्ड यानी आप क्या चीज सर्च करना चाह रहे हैं। तो हम सर्च करना चाह रहे हैं टोटल के बारे में, टोटल का एवरेज निकालना है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का। तो हमने टोटल वाली सेल ले ली। देखो टोटल वाली चाहे तो आप यहाँ से सेल ले लो, चाहे आप वो कॉलम नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कॉलम नंबर 4 है तो आप 4 भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो इस सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल का
देखिए हेडिंग आ गई है और इन्वर्टेड कॉमा के साथ आ गई है, चाहे आप इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगा के क्राइटेरिया, जो हमने अलग से जो बनाया हुआ है क्राइटेरिया जो हेडिंग के साथ का था, उसी को हमें लेना है। हमने वो क्राइटेरिया के रूप में वो हेडिंग हमने सेलेक्ट करी जो हमने अलग से बनाया हुआ। उसके बाद क्लोज कर देंगे, एंटर कर। देखिए यहाँ पे इसका एवरेज जो निकाल के आया है वो है 40,500। किसका है? रजिस्टर का, उन बॉक्सेस का जिनकी प्राइस 500 से ऊपर है। जैसे यहाँ पे हम इस डेटाबेस में चेक करते हैं, एक तो रजिस्टर हमें ये दे रखा है जो 900 दे रखा है पर बॉक्सेस की प्राइसेस, और इसका टोटल अमाउंट है 27,000। और दूसरा है रजिस्टर का 600 रुपये, जिसकी पर बॉक्सेस प्राइसेस तो 600 है लेकिन टोटल अमाउंट है इसका 54,000। और एक रजिस्टर और है जो आपके डेटाबेस में, लेकिन उसकी जो प्राइस है पर बॉक्सेस की प्राइस वो है 450, और इसकी प्राइस जो है टोटल प्राइस वो है 13,500। लेकिन हमने जो क्राइटेरिया में जो हमें जो रिजल्ट निकालना है वो है 500 से ऊपर, ग्रेटर देन 500 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 500 से ऊपर। तो 500 से ऊपर यहाँ पे दो ही कॉलम दे रखे हैं, एक तो आपको 900 रुपए वाला और 600। तो इसका टोटल अमाउंट का ये एवरेज निकाल देगा। इसका मतलब ये है कि उस रेंज में 450 वाला जो है रो वो आपका इंक्लूड नहीं हुआ है। देख लेते हैं इसको, एवरेज निकाल के हम देख लेते हैं कि ये डी एवरेज से हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो हम इसका एवरेज निकाल देते हैं। हमें एवरेज अब किसका निकालना है? सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है, हमने जो क्राइटेरिया बनाया है और जो पर बॉक्सेस हमने लिखा है ग्रेटर देन 500, तो हमें वही सेल सेलेक्ट करना है। तो एक रजिस्टर जो है जिसकी प्राइस पर बॉक्सेस प्राइस 900 है, तो हमें एक तो कॉलम टोटल वाला ये लेना है यानी सेल। उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा जो दे रखा है 600, जिसकी टोटल प्राइस है 54,000, और हमें इसको क्लोज करके एंटर करना है। देखिए सेम प्राइस आपको मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि डी एवरेज के थ्रू अगर हम निकालना चाहते हैं बहुत बड़े डेटाबेस में, अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक कॉलम के हिसाब से अगर हमें उसका रिजल्ट पता करना है, तो हम डी एवरेज फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, यानी उसका टोटल एवरेज निकाल के आपको बता देता है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के साथ। तो ये था हमारा डी एवरेज का फॉर्मूला। एक्सेल में डी गेट फॉर्मूला को यूज करना। देखिए डी गेट यानी डेटाबेस में से किसी वैल्यू को ढूंढना। तो किसी भी डेटाबेस में अगर हमें किसी वैल्यू को ढूंढना हो तो हम डी गेट फॉर्मूले को यूज करते हैं। डी गेट फॉर्मूला किसी भी कंडीशन के आधार पर पूरे डेटाबेस में से किसी एक वैल्यू को निकालने के काम आता है। यदि जो कंडीशन हम दे रहे हैं उस कंडीशन के आधार पर डेटाबेस में यदि कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो वहाँ पे वैल्यू एरर आ जाती है, और यदि दो या दो से ज़्यादा वैल्यू एक जैसी मिल जाती है तो वहाँ पर नम एरर आ जाती है। तो देखिए अगर हमें किसी भी एक, आपके पास जो रेंज दी गई है, आपके पास जो डेटाबेस है, उस जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है कि प्रोडक्ट नेम, अब प्रोडक्ट नेम में अगर कोई नाम रिपीट हो जाता है तो नम एरर आ जाएगी। और अगर जहाँ पे आपने वैल्यूज को जो दी है, जो क्राइटेरिया आपने बनाया है, अगर वो वैल्यू वहाँ नहीं मिलेगी तो वहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई डेटाबेस तैयार करते हैं और उस डेटाबेस में से किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप डी गेट फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक डी गेट फॉर्मूला आपको यूज़ करके बताते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू डी गेट लिखा, और यहाँ पे हमें सबसे पहली जो चीज़ पूछी जा रही है वो है डेटाबेस। तो आपका जो डेटाबेस तैयार है आपको वो लेना है। हमारे पास ये डेटाबेस तैयार है, हमने ये ले लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड जो पूछा जा रहा है वो है फील्ड। तो फील्ड में आपको लेना है कि आप इनमें से किसके आधार पर कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। भाई हम ये सर्च करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उसमें स्टॉक में कितने बॉक्सेस पड़े हुए हैं, यानी स्टॉक में हमारे पास प्रोडक्ट कितने पड़े हैं। तो हमें फील्ड वो लेना है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस लेना है। हम फिर से लेके बता देते हैं, ये डेटाबेस लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और फिर फील्ड ले लिया है, बॉक्सेस इन स्टॉक। उसके बाद क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ सर्च करनी है और किसके आधार पर सर्च करनी है।
तो आपकी कंडीशन और क्राइटेरिया है आपका प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम को अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लेंगे तो देखिए आपको आंसर नहीं आएगा। जैसे हमने प्रोडक्ट नेम वाला ऑप्शन लिया, आप इसको प्लेस करके देखो, यहाँ पे वैल्यू एरर आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई न कोई कंडीशन जो है वो गलत चल रही है, यहाँ पे हमें वैल्यू एरर दी जा रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे मेन चीज जो है आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है। क्राइटेरिया जैसे हमारा प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम और उसके नीचे वाला एक सेल, दोनों को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देखिए हम राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और किसी भी दूसरे सेल में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, तो ये क्राइटेरिया हमारा बन जाता है। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल्स टू करना है, हमें डी गेट लिखना है। ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस तैयार किया हुआ है वो डेटाबेस आपको यहाँ से ले लेना है। उसके बाद फील्ड बॉक्सेस इन स्टॉक, कॉमा लगाया। उसके बाद हमें स्टॉक का पता करना है कि किसी प्रोडक्ट का स्टॉक में कितना पड़ा है, तो हमें यहाँ से बॉक्सेस इन स्टॉक लेना है, कॉमा लगा के। क्राइटेरिया अब हमने ये बना दिया है, तो हमें ये दोनों ही सेल यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट नेम फर्स्ट पेंसिल। पेंसिल का स्टॉक कितना है, तो 50 आपको बता रखा है, 50 बॉक्सेस पड़े हुए हैं स्टॉक में, तो ये बता रहा है। अगर हम इस क्राइटेरिया में से अगर हम चेंज करते हैं, यानी हम कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, तो उसका यहाँ पे आंसर डिस्प्ले होगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें रूलर का पता चले कि रूलर स्टॉक में कितने हैं, तो हमें क्या करना है, रूलर ऐड करना है। देखिए यहाँ पे बता दिया इसने कि रूलर जो है वो 100 बॉक्सेस स्टॉक में पड़े हैं। तो आपके पास इस प्रोडक्ट नेम में ये आपका क्राइटेरिया बन रहा है। तो आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि पहली चीज तो ये कि प्रोडक्ट नेम कोई रिपीट नहीं हो। अगर वो रिपीट होगा तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू एरर आएगी, और अगर जो आप प्रोडक्ट नेम में डाल रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, कंडीशन में नहीं है डेटाबेस के, तो वहाँ पे आपके पास एरर वहाँ पे भी आपको दी जाएगी। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नेम और अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया सबसे पहले आपको किसी एक सेल में अलग से लेना है और वही हेडिंग लेनी है जो आपने अपने डेटाबेस में तैयार की है। तो डी गेट फार्मूले के आधार पर हम कंडीशन जो दी है उस कंडीशन के आधार पर हम किसी भी डेटाबेस में से किसी भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। एक्सेल में मिन और मैक्स का फॉर्मूला, मिन यानी मिनिमम और मैक्स यानी मैक्सिमम। किसी भी रेंज में हमें सबसे बड़ी डिजिट अगर देखनी हो तो हम मैक्स का फार्मूला यानी मैक्सिमम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमें उसी रेंज में अगर सबसे छोटी डिजिट का पता करना है तो हम मिन का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैक्सिमम का जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है मैक्स, और मिनिमम के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है मिन। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मैक्स और मिन फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको ये समझाएंगे। स्टूडेंट के नाम टेस्ट सीरीज दे रखी है कि एक स्टूडेंट ने टेस्ट में, टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3, टेस्ट 4 में अलग अलग मार्क्स लिए हैं। हमें ये देखना है कि किसी स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो जैसे टेस्ट 1 सीरीज में हमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, तो हमें इक्वल टू करना है। मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, MAX मैक्स, ब्रैकेट ओपन। अब अगर हमें रेंज देखनी है टेस्ट सीरीज 1 की, तो हम टेस्ट 1 का पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट 1 का अगर हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे C2 C9 यानी उस पूरी रेंज C2 से लेकर C9 तक हमने पूरी रेंज सेलेक्ट की, उसके मार्क्स की पूरी रेंज सेलेक्ट की है और इसको हमने कर दिया क्लोज, एंटर कर दिया। सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर वो है 78 उस रेंज में, तो 78 मिले हैं जितेंद्र को। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है टेस्ट 1 में जितेंद्र को मिले हैं। इसी तरीके से सबसे लोअर मार्क्स
तो लोअर मार्क्स के लिए मिन का फॉर्मूला, मिनिमम सबसे छोटा नंबर यानी सबसे कम नंबर, कम मार्क्स किसको मिले हैं। टेस्ट 1 सीरीज में अगर देखना है तो हमने टेस्ट 1 सीरीज ही सेलेक्ट कर ली, इसको क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो सबसे कम मार्क्स जो हैं वो 12 है इस रेंज में जो मिले हैं गजेंद्र को। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो मिले हैं जितेंद्र को, जो हमने मैक्स फार्मूला लगा के चेक कर लिया। और सबसे कम मार्क्स जो मिले हैं वो है गजेंद्र को, तो वो भी हमने मिन का फार्मूला यूज करते हुए उसका पता कर लिया। इसी तरीके से किसी अलग रेंज में भी अगर आपको देखना है तो मैक्स या मिन का फार्मूला यूज किया जाता है। इक्वल टू लगाना जरूरी है। टेस्ट 2 में देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो ये पता करेगा मैक्स का फार्मूला 87। तो 87 यानी जितेंद्र के ही टेस्ट 2 में भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। और सबसे लोएस्ट मार्क्स यानी सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं वो भी हम मिन के फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। टेस्ट 2 सीरीज में अगर देखना है तो हम टेस्ट 2 सीरीज में देखते हैं तो सबसे कम मार्क्स जो है वो 12 है, वो भी गजेंद्र को ही मिले हैं। यानी हाईएस्ट मार्क्स और मिनिमम मार्क्स हम देख सकते हैं मिन और मैक्स के फॉर्मूले से। एक ये एग्जांपल है और एक छोटा सा एग्जांपल और बनाया हुआ है जो एक डेटाबेस पर आधारित है। उदयपुर 2001, जयपुर 2001, पाली 2002, जोधपुर 2003, अजमेर 2004, इनके कुछ डेटाबेस तैयार किया गया। अब इतनी हाईएस्ट डिजिट में अगर हमें कोई बड़ा नंबर या छोटा नंबर तो अगर छांटना हो तो कैसे पता करेंगे। एक सीरीज ही अगर हम देखते हैं उदयपुर की सीरीज में अगर हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है तो शायद यहाँ पता करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो वहाँ पे हम मिन और मैक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे हमें इस रेंज में उदयपुर 2001 की सीरीज में हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो वो हम पता कर सकते हैं इक्वल टू करके मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पूरी रेंज उदयपुर की सीरीज को सेलेक्ट कर लिया है, इसको क्लोज किया, एंटर किया। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी डिजिट जो दे रखी है ये है 4,14,709, जो उस रेंज में सबसे बड़ा नंबर वही दिया गया है। और अगर हमें सबसे छोटी डिजिट का पता करना है कि उस रेंज में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है तो वो करेंगे हम मिन के फॉर्मूले से। इसी रेंज को हमने उदयपुर वाली रेंज को सेलेक्ट किया और इसको क्लोज करके एंटर किया। सबसे छोटी रेंज जो उसमें दे रखी है, रेंज में सबसे छोटा जो नंबर है वो है 85,370। तो सबसे बड़ी डिजिट और सबसे छोटी डिजिट का अगर हमें पर्टिकुलर किसी रेंज में पता करना हो तो हम मिन और मैक्स के फॉर्मूले से कर सकते हैं। मैक्स सबसे बड़ी डिजिट और मिन सबसे छोटी डिजिट का पता करने के लिए फॉर्मूले यूज किए जाते हैं एक्सेल में। डी मैक्स और डी मिन फॉर्मूला। देखिए, जब भी हमें कोई बड़ा डेटाबेस बनाना है तो बड़ा डेटाबेस के साथ ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, डी मैक्स और डी मिन। डी मैक्स यानी हमारे द्वारा जो डेटाबेस हमने तैयार किया है कैटेगरी एरिया के आधार पे, यानी जो भी हमारा जो उसमें कैटेगरी एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे डेटा में से सबसे बड़ा नंबर सर्च करना हो तो हम डी मैक्स फॉर्मूले से करते हैं। और डी मिन, यह फॉर्मूला हमारे द्वारा दी गई कैटेगरी एरिया यानी जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं उस कंडीशन के आधार पर हमारे डेटा में से सबसे छोटा नंबर सर्च करता है। यह फॉर्मूला बड़े डेटाबेस पर आधारित होता है, लेकिन अभी जो हम आपको वीडियो बता रहे हैं एक छोटे डेटाबेस पर हम तैयार करके बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक ड्रेस मटेरियल का एक एग्जांपल लिया है। अलग अलग ड्रेसेस वगैरह दे रखी है, मटेरियल्स क्या है उसका वो दे रखा है, उसकी साइज दे रखी है, उसका कलर दे रखा है, टोटल पीस कितने हैं वो बता रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर ड्रेस टाइप से हम मटेरियल के अकॉर्डिंग कि उस मटेरियल के हमें कितने टोटल पीस दे रखे हैं, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस यानी सबसे बड़ा नंबर अगर हमें ये देखना हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वो हम पता कर सकते हैं डी मैक्स से। और वही चीज़ हम मिनिमम यानी सबसे छोटा नंबर, हम नंबर ऑफ पीस पता करना चाहते हैं तो डी मिन से। तो ये देखिए, हम इसी को हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है उस टेबल की जो हेडिंग है वो हेडिंग हमने यहाँ पे
कॉपी कर दिए हैं, ताकि आप चाहें तो हर एक ड्रेस मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका टोटल पीस देख सकते हैं। जैसे साइज का देखना है तो साइज का देख लिया, कलर का देखना है तो कलर का देख लिया, मटेरियल का देखना है तो मटेरियल का देख लिया। आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो सारा एक साथ भी कर सकते हैं। चाहे हम अलग अलग जो कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने सारा ही यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम सबसे पहले जानना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस लेगिंग के रियॉन मटेरियल के कितनी पीस है। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू डी मैक्स। ये डी मैक्स हमने लिखा है, ब्रैकेट ओपन करके ये पूरा डेटाबेस का हमने जो टेबल बनाया हुआ है वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फील्ड दिया गया है, फील्ड में आपको लेना है जैसे टोटल पीस हमें सर्च करना है तो टोटल पीस वाली हेडिंग। उसके बाद है क्राइटेरिया। क्या है क्राइटेरिया, हमने जो ये अलग से जो कॉपी उसकी हेडिंग की कॉपी बना रखी है वो लेना है। जैसे हमने ये ले लिया और इसको क्लोज कर दिया, देन एंटर। देखिए यहाँ पे लेगिंग रियॉन की जो टोटल पीस है वो है 76 पीस है। अब हम अगर ये चेक करना चाह रहे हैं कि रेयॉन का चेक करें कि कितने हैं तो वो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं, हम जैसे हमने कॉटन लिया तो कॉटन है 90, रेयॉन के तो 76 दिखा रहा है, कॉटन के 90 दिखा रहा है। अगर हम ये चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, सारे लेगिंग को हाईलाइट कर देते हैं। आप अलग अलग जो ड्रेस मटेरियल्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ड्रेस मटेरियल का जैसे यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट बना रखी है, हमने यहाँ से ड्रॉप लिस्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, वो आप उसका वीडियो देखिएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करते हैं एक साथ। जैसे हमें यहाँ पे लेगिंग लेना है, हमने लेगिंग लिया, देखो ये लेगिंग हाईलाइट है। यानी अगर लेगिंग रियॉन का देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रखी 8, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है हाईएस्ट, क्योंकि हमने डी मैक्स फॉर्मूला यूज किया है, सबसे बड़ा नंबर। तो जैसे लेगिंग कॉटन, तो लेगिंग कॉटन की जो दे रखी है सबसे हाईएस्ट जो दे रखी है वो है 90, यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, तो वही सर्च किया है। जो भी मटेरियल आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे साइज चेक करनी है, साइज जो है वो स्मॉल में अगर हमें लेना है तो हमने एस टाइप किया, तो देखिए यहाँ पे कॉटन की ही वो साइज जो दे रखी है। अगर हम दूसरा चेक करें, हम रियॉन का यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है रियॉन स्मॉल ब्लू कलर कितनी है तो वो भी पता से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ और चेंज कर लेते हैं, जैसे मीडियम में है लेगिंग कॉटन मीडियम, तो यहाँ पे लेगिंग कॉटन मीडियम में डाल देते हैं। तो देखिए 67 बता रहा है, हाईएस्ट वैल्यू बताता है, तो हाईएस्ट वैल्यू ये दे रखी है। हमने यहाँ पे दिया है लेगिंग कॉटन मीडियम, तो हम लेगिंग कॉटन मीडियम देखते हैं तो 67 हाईएस्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो ये जितने भी लेगिंग्स हैं वो हमने सब हाईलाइट कर दिए, उसमें कॉटन रियॉन दोनों हैं और अलग अलग साइज के हैं। जो आप देखना चाहें वो वापस रीचेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू सही है या नहीं। अब इसी तरीके से हम मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो डी मिन का फॉर्मूला। अब हमें लेगिंग कॉटन की देखनी है, लेकिन सबसे मिनिमम साइज, नंबर ऑफ पीस सबसे मिनिमम यानी सबसे कम किसकी है, तो इक्वल टू करेंगे डी मिन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन किया, यही डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया और फील्ड में हमने दे दिया टोटल पीस, क्राइटेरिया हमने यही लिया, इसको क्लोज कर दिया, देन एंटर। लेगिंग कॉटन की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पीस ऑफ कितने हैं 9, तो देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये लेगिंग रियॉन है। लेगिंग कॉटन की देखो ये तो हाईएस्ट है। अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखो आपको मिनिमम भी बताया जा रहा है, मिनिमम 9, सबसे छोटा जो नंबर है वो यही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीस, सबसे कम जो पीस हैं वो इस कॉटन लेगिंग कॉटन मीडियम के दे रखे हैं। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहें, साइज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। हम कलर वाइज सर्च करना चाहें तो हम कलर वाइज सर्च कर सकते हैं, उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। जैसे हम यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं हमारी लेगिंग कॉटन की मिनिमम वैल्यू कलर वाइज वाइट की कितनी है, तो हमने वाइट लिखा, तो ये देखिए यही है आपके पास एक ही लेगिंग कॉटन वाइट की मिनिमम वैल्यू, उसने 90 ही बता रखी है। ये देखिए अगर हम साइज में चेंज करना चाहें तो हम साइज में चेंज कर सकते हैं।
जैसे लेगिंग कॉटन वाइट में आपके तो रेयन की है, एक ये है, तो ये मिनिमम भी यही है और हाईएस्ट भी यही है। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हमारे जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है उसमें हम सर्च करके सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीस और सबसे मिनिमम नंबर ऑफ पीस सर्च कर सकते हैं। एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है? टुडे के फॉर्मूले से हम करंट डेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें किसी फॉर्मेट में हमें करंट डेट की आवश्यकता हो तो हम टुडे का फॉर्मूला यूज करके करंट डेट ले सकते हैं, वही करंट डेट जो आपके पीसी में रिसेंटली जो चल रही है। तो देखिए हम इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें किसी सेल में इक्वल टू करना है, टुडे का फॉर्मूला देना है और ब्रैकेट ओपन करना है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे देखिए आपको हिंट में ना नंबर है ना टेक्स्ट है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर। तो करंट डेट आ जाती है जो आपके पीसी में जो दी गई है। जैसे यहाँ पे दे रखी है 15 नवंबर 2019, तो वही 15/11/19 यहाँ पे भी वही डेट आई। और इसी तरीके से अगर हम इसको शॉर्ट कमांड से यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस कॉलन। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करते हैं, कंट्रोल और कॉलन प्रेस किया तो भी वो करंट डेट आ जाती है। तो करंट डेट लेने के लिए अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट कमांड से भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले से अगर हम किसी डेट को यूज करते हैं, अगर आपने ये पीसी बंद कर दिया है तो जब नेक्स्ट डे आप इसको ओपन करेंगे तब वो नेक्स्ट डेट यहाँ पे मेंशन होगी। यानी अगर हम इसको कल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये डेट चेंज हो जाती है, 15 की जगह 16 हो जाएगी। लेकिन अगर हमने शॉर्ट कमांड से यूज किया है तो वहाँ पे ये चेंज नहीं होगी और यही रहेगी डेट। नेक्स्ट डे जब भी आप इसको यूज करते हैं या हम इस किसी फॉर्मेट में हमने टुडे का फॉर्मूला लगाया है तो वहाँ उस डेट को वो चेंज कर देगा और उसी सीक्वेंस में डेट को लेगा जिस सीक्वेंस में आपके पीसी में जो डेट चल रही है। इसी तरीके से अगर हमें टुडे के फॉर्मूले को यूज करते हुए आने वाली आगे की कोई डेट पता करनी है तो जब हमने इस टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया इस सेल में तो फॉर्मूला बार में इसका पूरा फॉर्मूला दिखाया जा रहा है। आपको फॉर्मूला बार में अपना कर्सर रखना है और प्लस का सिंबल लगाना है और इसके बाद आपको आगे आने वाली डेट यानी आज से 5 दिन बाद कौन सी डेट है ये पता करना है। तो +5 कर दिया हमने और एंटर कर दिया। तो आज से आने वाली 5 यानी अगला 5वां दिन कौन सा होगा तो ये बता रहा है। यानी आज डेट है 15, तो अगले आने वाली 5 दिन के बाद जो डेट होगी वो है 20। तो आगे आने वाली डेट का भी हम पता कर सकते हैं और पीछे यानी बैक डेट का भी हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता करना है कि आज से 10 दिन पहले कौन सी डेट थी, तो हमने माइनस किया, माइनस का सिंबल लगा के 10 लिख दिया और एंटर कर दिया। तो आज से 10 दिन पहले जो डेट थी वो ये थी। आज 15 है तो 10 दिन पहले ये डेट। तो आगे आने वाली डेट और पीछे जाने वाली डेट दोनों का हम फॉर्मूले इस टुडे के फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। करंट डेट से ही आगे वाली डेट और पीछे वाली डेट दोनों का पता किया जा सकता है। तो ये कहलाता है टुडे का फॉर्मूला। एक्सेल में ई डेट फॉर्मूले को यूज करना। देखिए ई डेट फॉर्मूले से जैसे आज की डेट के साथ हमें आने वाली किसी भविष्य वाली किसी डेट का पता करना है या उस डेट के साथ उस मंथ का यानी उस दिन का पता करना है कि उस मंथ में वो कौन सा दिन है। जो डेट हम सर्च कर रहे हैं उस डेट के अकॉर्डिंग वो दिन कौन सा होगा वो पता कर सकते हैं। या फिर ये आने वाली डेट के साथ ही नहीं, हम किसी आज की डेट के साथ भूतकाल वाली किसी डेट पे यानी जो बीत चुकी है वो डेट उसके बारे में भी हम ये पता करना चाहते हैं कि इस डेट पर आज से 2 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले इस डेट पर कौन सा दिन था। तो वो हम ई डेट फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग डेट लिखी है। आपको इस फॉर्मूले में भी एक स्टार्टिंग डेट चाहिए। हमने स्टार्टिंग डेट लिखी है। जैसे आज की डेट से हमें आने वाले 3 महीने के बाद में इस डेट को कौन सा दिन होगा यानी डेज ऑफ द वीक में कौन सा दिन होगा वो हमें पता करना है। और
भूतकाल का भी पता करना है, यानी भविष्य में आने वाली डेट, और बीत जाने वाली डेट के बारे में भी हमें पता करना है कि उस दिन, उस पर्टिकुलर डेट पे हमारा वार कौन सा था। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग डेट और मंथ दे दिए है। इसमें हम आने वाली डेट का पता करेंगे और इसमें बीत जाने वाली डेट का पता करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इक्वल्स टू करेंगे और ई डेट लिखेंगे। ये हमने ई डेट लिखा है, ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है स्टार्टिंग डेट। आपको स्टार्टिंग डेट ही देनी है, ये स्टार्टिंग डेट जो हमने ली है वो। उसके बाद कॉमा लगा के मंथ पूछा है। मंथ यानी आज की डेट से कितने महीने बाद की आप डेट पे वो दिन देखना चाहते हैं। जैसे आज से 3 महीने बाद इसी डेट पे कौन सा दिन होगा। तो हमने ये 3 महीने जो लिए हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वो दिन जो है वो है ट्यूसडे, यानी 3 महीने बाद 31 मार्च 2020 रहेगा और उस दिन जो डे है वो है ट्यूसडे। देखिए जनरली कई बार यहाँ पे अगर नंबर ऑप्शन जनरल दिया गया होता है तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर लें। अगर आप शॉर्ट डेट में चाहते हैं, खाली डेट देखना चाहते हैं, तो आज से 3 महीने वाली जो डेट होगी ये होगी 31/3/2020। और अगर आप इसको लॉन्ग डेट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग डेट आपको दिखा देता है, यानी 31 मार्च 2020 को जो दिन होगा वो होगा ट्यूसडे। और अगर हम बैक डेट में जाना चाहते हैं, यानी पीछे किसी डेट में हम ये देखना चाहते हैं कि उस दिन कौन सा होगा उस डेट पे, तो आपको यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाना होगा, क्योंकि हमें पीछे वाली डेट पे पता करना है, तो इसलिए इसको हमें माइनस मार्किंग में रखना होगा, यानी इसके आगे आपको माइनस लगाना है। इसके बाद देखो वही हमने ई डेट फॉर्मूला यूज किया और ब्रैकेट ओपन करके वही स्टार्टिंग डेट ली। आज की डेट से ही 2 महीने पहले की डेट पर, इसी डेट पर कौन सा डे होगा, यानी कौन सा दिन होगा, कॉमा लगाया। ये हमने -2 जो लिखा हुआ है वो मंथ ले लेना है हमें, क्योंकि हमें भूतकाल की डेट और दिन के बारे में पता करना है। तो आज से 2 महीने पहले 31 अक्टूबर 2019 था और उस दिन जो डे था वो था थर्सडे। तो ये फॉर्मूला ई डेट ये पता करता है आने वाली भविष्य की डेट के साथ उसका दिन कौन सा है वो भी पता किया जा सकता है, या भूतकाल में जो बीत चुका है, जो दिन हमारा बीत चुका है उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। जैसे आप कोई वेकेशंस प्लान करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे वेकेशंस कहाँ से कहाँ तक रहेगी उस दिन में, या हम कोई हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं तो उस डेट पे हम देखना चाहते हैं कि उस डेट पे कौन सा दिन चलेगा, तो वो हम पता कर सकते हैं ई डेट से। एक्सेल में नाउ का फॉर्मूला, नाउ का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है और उससे क्या होता है वो देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम नाउ के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है। नाउ का फॉर्मूला जो देता है हमें अपनी करंट डेट और टाइम, हमारे जो पीसी में जो चल रही होती है वो करंट डेट और टाइम हमें पता करना है, डेट के साथ टाइम भी करना है, तो हम नाउ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमें इक्वल टू करना है, नाउ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्लैंक है यहाँ पे तो हमें भी ब्लैंक ही छोड़ना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो करंट डेट के साथ टाइम भी मेंशन होता है। अगर आप खाली डेट चाहते हैं तो टुडे के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ये वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है टुडे का, आप उसको ज़रूर देखें। लेकिन अगर हमें डेट के साथ टाइम मेंशन करना है तो हम यहाँ पे खाली नाउ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ टाइम ही चाहिए, सिर्फ हम टाइम चाहते हैं, हमें डेट नहीं चाहिए, तो हम एक शॉर्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन। तो इससे आपको सिर्फ टाइम मिल सकता है। डेट के फॉर्मूले से यानी टुडे के फॉर्मूले से हम डेट ला सकते हैं, यानी हमारे पास जो करंट डेट हमारे पीसी में जो चल रही है वो करंट डेट लाने के लिए हम टुडे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और डेट के साथ अगर टाइम भी मेंशन करना है तो नाउ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और टाइम भी केवल हमको सिर्फ टाइम की ज़रूरत है तो हम इसको शॉर्ट कमांड से यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपके पीसी में जो डेट मेंशन की गई है, जो टाइम मेंशन किया गया है, वही यहाँ पे उस फॉर्मूले में दिखाएगा। एक्सेल में 3 फॉर्मूले काउंट,
काउंटा और काउंट ब्लैंक। काउंट फॉर्मूला वर्क करता है न्यूमेरिक डेटा पर, जो हमें सीरीज नंबर पता करके बताता है कि टोटल सीरीज कितनी है न्यूमेरिक डेटा की। और काउंटा फार्मूला वर्क करता है, वो भी सीरीज नंबर ही बताता है, लेकिन टोटल टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों की बता सकता है। और काउंट ब्लैंक, अगर आपके किसी टेबल में कोई ब्लैंक सेल रह जाता है तो वो काउंट करके बता देता है कितने ब्लैंक सेल हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आज के वीडियो में हम देखेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काउंट का फॉर्मूला। देखो, काउंट का फॉर्मूला हमें न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई करना है, तो हमने न्यूमेरिक डेटा ले रखा है, हमने लिखा काउंट का फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन करके न्यूमेरिक डेटा की सीरीज हमने सेलेक्ट कर ली। हमें ये काउंट करना है कि टोटल सीरीज कितनी है, टोटल कितने सेल में आपने डेटा ऐड किया हुआ है उसे। हमने इसको क्लोज किया, एंटर किया। टोटल सीरीज जो है वो 8 है। हम इसको मैन्युअली अगर काउंट करना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। टोटल सेल में जो नंबर दे रखे हैं वो 8 हैं, यानी सीरीज उसकी 8 है। उसी तरीके से अगर हम काउंटा को यूज करते हैं तो काउंटा फॉर्मूला टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों पे अप्लाई करता है, लेकिन हम इसको अभी टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। ये है काउंटा। हमने ये सीरीज सेलेक्ट कर ली। जहां से आप सीरीज सेलेक्ट करते हैं उसी रेंज से ये काउंट करता है। इसको क्लोज किया, एंटर किया। टोटल सीरीज हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हो गई सीरीज 10। तो इसमें काउंट के फॉर्मूले से हमें ये पता चल गया कि न्यूमेरिक डेटा की जो सीरीज है वो कितनी है, और उसी तरह से काउंटा फॉर्मूला से हमें टेक्स्ट की सीरीज का भी पता चला। लेकिन अगर हमें किसी भी टेबल में से ब्लैंक सेल काउंट करना है तो उसके लिए यूज करेंगे काउंट ब्लैंक वाला फॉर्मूला। हमें लिखना है काउंट ब्लैंक। हम यहाँ से लिस्ट में से भी ले सकते हैं। उस रेंज को सेलेक्ट करना है जिस रेंज से आपको ब्लैंक सेल काउंट करने हैं। इसको क्लोज करना है, एंटर करना है। टोटल है 3 सेल जो ब्लैंक है। उस टेबल में, उस रेंज में टोटल सेल जो खाली हैं वो है 3। तो इसने काउंट कर दिया और बता दिया। तो काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सेल में। तो इनका यूज कैसे करते हैं, जो हमने